हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज प्रिंस। वेलकम टू माय चैनल क्विक प्रोग्रामर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकर्सन फंक्शन के बारे में कि रिकर्सन फंक्शन क्या होता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो ये है तो थोड़ा सा ट्रिकी, पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो आप लोगों को ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। व्हेन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन। जी, जब कोई फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है किसी प्रोग्राम में, तो उसको हम लोग रिकर्सन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ एज अ ग्राफिकल कि कैसे इसका जो है पूरा एग्जीक्यूशन होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लेके बता रहा हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम ले रहा हूँ कि आपको एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लेता हूँ मैं, कि कोई एक फैक्टोरियल नंबर, आपको किसी नंबर में फैक्टोरियल निकालना है, तो आप उसको कैसे रिकर्सन फंक्शन के यूज़ से उसको निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम का कोड लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसको जो है आपको समझाता हूँ। तो ये मेरा जो है इंट सपोज इसका रिकर्सन नाम का एक फंक्शन मेरा यहाँ पे है। मैं इसके अंदर जो मेन कोड है वो लिख, इसको समझिए आप। तो हो जाएगा आपका इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1 एंड एल्स रिटर्न। अब देखिए, यहाँ पे मैं रिकर्सन कॉल करूँगा जी n -1 n इंटू जी। ये हमारा थोड़ा सा लॉजिक है, ये इसको लिखना ज़रूरी था जिससे कि आपको मैं समझा पाऊँगा अच्छे से, नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे जी। ठीक है, तो बस एक छोटा सा थोड़ा सा प्रोग्राम है, आप इसको समझिए, बाकी मैं आपको भी प्रोग्राम बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे जो ये रिकर्सन फंक्शन मैंने बनाया हुआ है एक, ठीक है, ये फंक्शन डेफिनेशन हुआ है, फंक्शन डेफिनेशन है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है, ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग, ये हमारा जो फंक्शन है रिकर्सिव फंक्शन है, तो बस हमको इसको ही समझना है। अब देखिए, यहाँ पे लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी फंक्शन होता है या फिर कोई भी ब्लॉक होता है हमारा, ठीक है, वो स्टैक मेमोरी में जो है होल्ड होकर के काम करता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं या फिर कोई ब्लॉक बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका एक फ्रेम टाइप का बन जाता है स्टैक मेमोरी में, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, सी में हो, C++ में हो। तो मैं उसको आपको जो है थोड़ा सा बताता हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे, ये आपका है स्टैक मेमोरी। ओके, तो स्टैक मेमोरी में आपका कुछ इस तरीके से फ्रेम बन जाता है। और जब आप रिकर्सन की बात करते हैं, तो देखिए, रिकर्सन का एक लॉजिक और समझ लीजिए। जैसे जैसे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को एग्जीक्यूट करता है, वैसे ही ये इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए ये बैक कॉल भी करता है। ठीक है, मैं आपको भी इसको समझाता हूँ। देखिए, अब सबसे पहले मान लीजिए हमारा इंट n एक पैरामीटर है, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो रिटर्न मेरा 1 करे, और नहीं तो फिर एल्स में आया है n मल्टीप्लाई रिकर्सन n-1। ओके, अब यहाँ पे मैं फैक्टोरियल में को चाहिए, तो यहाँ पे पहली बात मैं n की कोई वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो सपोज हमारा n है, हो जाता है n को मैं जो है 4 मान लेता हूँ, 4 अज्यूम करके चलता हूँ। ठीक है जी, तो देखिए, अब n इज इक्वल टू 4, तो फर्स्ट टाइम ये मेन फंक्शन मैंने बनाया नहीं हुआ है, मैं उसको भी बताऊंगा आपको। तो ये क्या करेगा, मेन फंक्शन में जो हमने इस फंक्शन को कॉल किया होगा, ये सिर्फ मैंने डेफिनेशन वाला पार्ट लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करके इसको समझिए। ठीक है, मेन फंक्शन में मैंने इस फंक्शन को कॉल किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा उस, ठीक है। तो जब वहाँ पे मैं इस रिकर्शन फंक्शन को कॉल करूँगा, तो फिर मेरा ये स्टार्ट होगा, मेन्स। इस सबसे पहले मेरा फंक्शन जो स्टार्ट होगा वो मेन फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले मेरा फंक्शन जो स्टार्ट होगा मेन फंक्शन।
तो मेन फंक्शन का एक फ्रेम जो है स्टैक मेमोरी में वो क्रिएट हो जाएगा कुछ इस टाइप का। ओके जी, तो मेन फंक्शन में कुछ इस टाइप का जो हमारा फ्रेम है वो क्रिएट हो जाएगा। अब चूंकि देखिए मेन फंक्शन में जो है जी, अब देखिए मेन फंक्शन में मैंने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू हमारी होगी 4, n की वैल्यू हमारी 4 होगी, और वहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है रिकर्सन फंक्शन को, मीन्स रिकर्सन फंक्शन को। अब रिकर्सन में मैं कोई वैल्यू n की पास करूँगा तो मेरी यहाँ पे 4 होगी, सिंपल जी। ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक जी, ये कुछ इस तरीके से होगा। यानी कि अब मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया हुआ है मेन फंक्शन के अंतर्गत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिकर्सन 4, क्योंकि n की वैल्यू जो भी पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं वो 4 है, ठीक है। अब चूँकि ये हमारा रिकर्सन फंक्शन है, ये फंक्शन है, फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर कॉल हुआ है, तो अब इसके लिए एक फ्रेम जो है स्टैक मेमोरी में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा, और यहाँ पे इसका नाम होगा रिकर्सन 4। ओके, देखिए यहाँ पे इसने कॉल किया, अभी तो इसने फर्स्ट टाइम कॉल किया है, ठीक है। अब इसको आप समझिए। ओके, अब ये देखिए फर्स्ट टाइम कॉल किया है, और फर्स्ट टाइम ये बिल्कुल स्टार्टिंग से कंडीशन चेक करेगा। नाउ पैरामीटर की वैल्यू भी कितनी है, n इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। नाउ n इज इक्वल टू 1, यानी कि कंडीशन फेल, एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा, n इंटू रिकर्सन n-1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू रिकर्सन n-1 मतलब 3, ओके, नाउ सेमी कॉलन। अब देखिए चूँकि यहाँ पे ये रिकर्सन 3 आया है फंक्शन, इसने फिर एक फंक्शन को कॉल किया, मतलब इसने खुद से अपने ही फंक्शन को कॉल किया। नाउ अगेन एक फ्रेम जनरेट होगा जो कि रिकर्सन 3 के लिए जनरेट होगा। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये किस फंक्शन के लिए है, ये है रिकर्सन 3 फंक्शन के लिए। नाउ अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी हमारी, चूँकि n इज इक्वल टू 3 है अभी, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, कंडीशन फेल्ड, एल्स वाला पार्ट मेरा अगेन एग्जीक्यूट होगा। सो 3 इंटू रिकर्सन फंक्शन अगेन स्टार्ट होगा 2, 3 - 2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसने एक बार कॉल किया हुआ है, तो यानी कि एक बार इसका फ्रेम और बनेगा, जो बनेगा इस बार रिकर्सन 2 के लिए। नाउ अगेन ये हमारा है रिकर्सन 2 के लिए, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन अगेन फेल, ये हमारा होगा रिकर्सन 2 इंटू रिकर्सन 1 सेमी कॉलन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, अब इसके आगे हमारा कोई भी फ्रेम नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जब जैसा ये होगा, जैसे रिकर्सन 1 आया है, तो यहाँ पे एक कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, n इज इक्वल टू 1, तो तुरंत ही रिटर्न कर देगा 1। अच्छा, रिटर्न 1 करेगा कहाँ पे ये, जी आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, जी नहीं, लेकिन ये रिटर्न 1 यहाँ करेगा, क्योंकि इसको कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई मिल रही है, रिकर्सन 1, जहाँ पे n की वैल्यू 1 हो, बिल्कुल जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू है, मतलब जो भी n इज इक्वल टू 1 में जो भी वैल्यू आप रखेंगे मीन्स 1, तो इस रिकर्सन 1 में जो इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी 1, ओके, और 1 और ये हमारा मल्टीप्लाइड होगा 2 से, मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ओके। अब यहाँ पे इसका लॉजिक आप समझिए, जैसे मैंने बताया था आपको कि रिकर्सन क्या करता है, जिस डायरेक्शन में फॉरवर्ड होता है उसी डायरेक्शन में ये बैकवर्ड भी आता है, जी जिस डायरेक्शन में फॉरवर्ड होता है ये उसी डायरेक्शन में बैकवर्ड भी आता है।
जी, ये थोड़ा सा आपका सेटअप हो गया है। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि यहाँ पे 2 वैल्यू आई है, अब क्या होगा कि जो इसके जो अब यहाँ पे देखिए इस रिकर्सन 2 की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 2। ओके, अब ये रिकर्सन 2 चूँकि रिटर्न टाइप का है तो ये फिर वापस करेगा। ये कहाँ पे कॉल हुआ है? इस रिकर्सन 3 में कॉल हुआ है। ओके, तो ये क्या करेगा, रिकर्सन 2 में जो भी इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे असाइन करा देगा। मीन्स ये 2 वैल्यू रिकर्सन 3 फंक्शन में पास करेगा। ना इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 2 is equal to 6। ओके, नाउ अब चूँकि रिकर्सन 2 ये रिकर्सन 3 की वैल्यू 6 आ गई है, तो रिकर्सन 3 कहाँ पे कॉल हो रहा है? जहाँ पे रिकर्सन 3 कॉल हो रहा है वहाँ पे रिकर्सन 3 की वैल्यू पास हो जाएगी। मीन्स यहाँ रिकर्सन 4 वाले फंक्शन में रिकर्सन 3 जो है हमारा वो कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारी रिकर्सन 3 की जो भी वैल्यू आई है वो पास हो जाएगी रिकर्सन जी। तो ये अब चूँकि ये वैल्यू है हमारी रिकर्सन 4 की, अब ये रिकर्सन 4 कहाँ पे कॉल हो रहा है? जहाँ पे रिकर्सन 4 कॉल हो रहा है वहाँ पे इसकी वैल्यू पास हो जाएगी 24। ओके, अब यहाँ पे चूँकि मैंने इक्वल लगाया है, ये इक्वल मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि कोई इनका जो मेन फंक्शन होगा हमारा, ठीक है, अब ये लास्ट वैल्यू वहाँ पे जाके स्टोर होगी। अब उसको स्टोर कराने के लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है सिंपल सा। चूँकि मैंने मेन फंक्शन यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है तो मैं इसको आपको शो करके दिखाता हूँ अपने कंपाइलर पे, और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से मैं इसको ओपन करके आपको एक बार फिर से इसको क्लियरली समझाता हूँ। तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ले लिया है। मैं कंट्रोल एन से न्यू फाइल ले लेता हूँ। सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से। इसका नाम दे देता हूँ मैं सपोज रिकर्सन नाम दे देता हूँ उसका रिकर्सन, और इसका एक्सटेंशन सेट कर लेता हूँ सी लैंग्वेज सी। ओके, जस्ट सेव इट। तो ये हमारी देखिए सी की एक फाइल ओपन होके आ चुकी है। अब यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है मुझे, तो उसका नाम मैं REC दे देता हूँ रिकर्सन टाइप का। तो यहाँ पे एक पैरामीटर चाहिए, तो उसको मैंने यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे सेमीकोलन लग जाएगा। ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है जिसको प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने जो है ये फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देता हूँ, वहाँ से आप जाके फंक्शंस पढ़ लीजिए तो आपको थोड़ा सा ये और क्लियर हो जाएगा। ओके, ना यहाँ पे मैं मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ। ओके, ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा जो भी होगा। अब यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ मैं यूज़र को, इंटर नंबर स्लैश। जैसे मैं बता रहा था कि मेन फंक्शन में आप उस REC फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं एक वेरिएबल बना के इसको असाइन कराऊंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे कॉल किया है और यहाँ पे उस n को मैं पास कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं रीड करूँगा n की वैल्यू स्कैनफ से %t %n। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने फिर फंक्शन कॉल किया है और n की वैल्यू मैं एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो इसको छोड़ देता हूँ मैं लाइन, मैं भी आपको बताऊँगा। नो इंट टाइप का मेरा REC फंक्शन है। आप नाम n कोई भी रख सकते हैं आप एज योर विश। ओके, चेंज कर दीजिए आप, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि एक्चुअल पैरामीटर क्या है और हमारा फॉर्मल पैरामीटर क्या है। ओके, नाउ यहाँ पे जो मैं कंडीशन जो बना के मैं आपको समझा रहा था, क्या था हमारा, इफ़ n इज इक्वल टू 1, हमारा था रिटर्न कर रहे थे हम 1, अगर हमारा n की वैल्यू 1 आ जाती है तो, नहीं तो एल्स पार्ट में मेरा बार बार फंक्शन कॉल होगा रिटर्न व्हाट x इंटू
REC, ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, n-1। ओके, सो दिस इज लाइक दिस। ओके, अब देखिए यहाँ पे चूँकि ये फंक्शन जैसे मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो ये जो रिटर्न हो कर के आएगा यहाँ पे। ओके, अब इसको वैल्यू असाइन कराने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए, तो इंट रिजल्ट टाइप का मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। अब इसको मैं इसकी वैल्यू जो है प्रिंट करा लेता हूँ, %t रिजल्ट। ओके, मैसेज पास कर देता हूँ, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। नाउ मैं इसको कंपाइल कराता हूँ और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। Just wait guys। थोड़ा सा लेट हो रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉब्लम किया हुआ है, यहाँ पे x तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे तो n होगा ना, सॉरी ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ओके, अच्छा, और भी n अनडिक्लेयर्ड इन दिस यूज, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया मैंने जी, यहाँ पे x होगा हमारा, क्योंकि जो मैंने बाद में चेंज किया हुआ था वही थोड़ी सी प्रॉब्लम कर गई है। नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। ओके, इंटर नंबर, सो सपोज आई एम 4 नंबर का मैंने एग्जांपल लिया हुआ था, तो जैसे मैं 4 को प्रेस करूँगा तो फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर 24 मेरा देखिए ये शो हो रहा है। ठीक है, मैं और भी आपको कंपाइल करके 1 2 3 एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ओके, इंटर नंबर, सपोज मैं 5 का फैक्टोरियल करता हूँ तो 120, तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका फैक्टोरियल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है ये। और मैं 6 का आपको करके दिखाता हूँ, इसका आना चाहिए 720 के आसपास। जी देखिए, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर 720। ओके, तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना सकते हैं यूजिंग रिकर्सन। 1 2 बार मैं और लेता हूँ, 8 का लेके दिखाता हूँ आपको, सपोज 3 का लेके दिखाता हूँ, तो 3 to 1 इसका 6 आना चाहिए। ये देखिए, फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज 6। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएं, आप इसको कोई भी प्रोग्राम अपने हिसाब से बना सकते हैं। देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ, जस्ट चेंज करता हूँ इसको मैं। यहाँ पे आप सम ऑफ n नंबर्स का प्रोग्राम बना सकते हैं आप। यूजिंग रिकर्सन। ओके, नाउ ये देखिए सम ऑफ n नंबर्स का प्रोग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, जो आप बार बार जिसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, आपने बस उसको मल्टीप्लाई को उठा के इसको प्लस कर देना है। तो एवरी टाइम क्या होगा, ये सबसे पहले ये मेरा 10 होगा, फिर ये 9, फिर ये 8, फिर 7, फिर 6, फिर जितना, सपोज मैंने n की वैल्यू 10 ली है, तो क्या होगा 10, फिर 9, फिर अगेन फंक्शन कॉल, रिकर्सन फंक्शन कॉल करेगा 8, अगेन रिकर्सन फंक्शन कॉल करेगा 7। इस तरीके से इसकी सम की वैल्यू आ जाएगी, सम ऑफ ऑल नंबर्स आ जाएगा। अब इसको मैं कंपाइल कराता हूँ इंटर नंबर्स। तो सबसे पहले मैं कंपाइल कराता हूँ 5, थोड़ा सा कराता हूँ, तो इसका यहाँ पे लॉजिक, इसको मैंने सेव नहीं किया है, कंट्रोल से सेव करिए इसको। ये देखिए, सम ऑफ n नंबर्स 15 आ रहा है। ठीक है, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 एंड 1 15। ये देखिए बिल्कुल सही है। और आप इसको चेक कर सकते हैं और भी, सपोज मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, तो इसका 55 मेरे ख्याल से सही होना चाहिए जी।
देखिए, तो इस तरीके से आप रिकर्सन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे रिकर्सन फंक्शन कॉल करता है, कैसे उसका फ्रेम बनता है, कैसे स्टैक मेमोरी में उसके स्पेसेस क्रिएट होते हैं, कैसे वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और कैसे बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो आई होप गैस आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको रियली में अगर आपको ये रिकर्सन फंक्शन समझ में आया है तभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गैस, थैंक यू वेरी मच।